बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th है और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो एनुअल एग्जाम जो आपका हुआ है उसी के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं टर्म 2 का, जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनको अगर इस पेपर को देख लेते हैं तो उनकी तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी, ताकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके क्वेश्चन जो कैसे आने वाले हैं। गाइस, मैंने एक वीडियो डाली थी 5+ सैंपल पेपर की, और एक थी हमारी जो है कह सकते हैं कि एपिसोड वाली वीडियोस हैं। अगर आपने उन्हें देखा होगा तो सभी क्वेश्चन आप बड़े इजी तरीके से करके आए होंगे। देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, इसके दो सदनों के नाम लिखिए। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है? संसद। ठीक है, ये सभी को पता है। और इसमें दो सदन कौन कौन से हैं? एक सेकेंड, हाँ, इसमें दो सदन है, लोकसभा, ठीक, और एक है राज्यसभा। सिंपल सा। अब देखो, इसी में अथवा में प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारतीय संसद में किन सदनों को उच्च सदन और निचला सदन कहा जाता है। तो भारतीय संसद में जो लोकसभा होती है, ठीक है, लोकसभा को कहते हैं निचला सदन, और जो उच्च सदन होता है उसे कहते हैं राज्यसभा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आ गए होंगे। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मैंने कल डाला था आपके लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, कि विधायिका कहते कैसे हैं। इसमें देखो, लोकसभा यानी कि भारतीय जो संघ की विधायिका उसे संसद कहते हैं, और इसमें दो होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई थी, एंड आई होप समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, संसद का कोई एक कार्य लिखिए। तो देखो भाई, संसद के तो बतेरे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं। अगर इसके हम एक कार्य की बात करें तो हमारा जो सैंपल पेपर नंबर इसी फर्स्ट का ही यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, सेकंड का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, संसद के कोई चार कार्य लिखो। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा हुए थे कि भारत संसद के उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची, संवत्ति सूची में होते हैं। संविधान के अंतर्गत संसद ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। ये एक बहस का मंच होता है, क्योंकि संसद में सभी धर्म, भाषा, जाति वाले लोग जो है अपने धर्म, अपनी जो विचार उनको रख सकते हैं। विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। और बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप इसे इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब देखो फोर्थ क्या है, निषेध अधिकार, यानी कि जो पॉकेट वीटो है, ये क्या होती है। तो मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड। जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 था, इसी में हमारा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछा गया है। कौन सा पॉइंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉकेट वीटो क्या है, कि वीटो शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ठीक है, जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे लंबे समय तक अपने पास रख भी सकता है, उसे स्वीकृति देने में विलंब भी कर सकता है, जिससे वो अपनी पॉकेट वीटो जो होते हैं उसे शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, अपवाद होता है धन विधेयक। इसे छोड़कर बाकी जितने विधेयक होते हैं उसे अपने पास लंबे समय तक रख सकता है। ठीक है, थर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद है फिफ्थ है, यूपीएससी और आईएएस का विस्तारित रूप लिखिए। तो मैं आपको देखिए बता देता हूं, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनियन, ठीक है, पब्लिक सर्विस और कमीशन। उसके बाद जो है आईएएस, आईएएस का जो फुल फॉर्म है वह इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये चीज है जो आपको लिखनी थी। अब देखो यहाँ पे अगला देखते हैं, 6 है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसने लिखी है, और फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो लॉन्ग वॉक देखो बच्चों लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने। किसने? नेल्सन मंडेला। ठीक है, और फ्रीडम फ्रॉम फियर ये लिखी है आंग सान सू ने, आंग सैन सू, इनके द्वारा ये लिखी गई। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे नाम इसके लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, नारीवाद क्या है। ठीक है, अब हमें बताना कि नारीवाद क्या होता है। तो देखो, नारीवाद के संबंध में बहुत सारे पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे नारीवाद जो है वो स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। ये वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो ये मानते हैं कि भाई जो स्त्री है और जो पुरुष है उनके बीच में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही वो आवश्यक है। नारीवादियों का ये मानना है कि इन असमानताओं को हम बदल भी सकते हैं। अगर जो समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता है उसे हम बदल भी सकते हैं, और लोग जो है, नारी और पुरुष जो है वो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता जो है वो पितृसत्ता का परिणाम है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में देखना चाहें तो आप इसे इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का क्या अर्थ है, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है अगर आप उसे उसका हक देते हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सैंपल पेपर नंबर 5 है हमारा ये, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, एक सेकेंड, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बात कही किसने है। तो देखो ये बात कही है, देखो बेसिकली इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे हक देने का अर्थ क्या है कि वो उसके पास जो उसकी प्रतिभा है, ठीक है, उसकी प्रतिभा है, उसके उसके पास जो योग्यता है, और उसका समाज में देखो एक मनुष्य होने के नाते उसे समान अधिकार, ठीक है, साथ ही साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, ये सभी मिलने चाहिए। तो हक देने का मतलब यही है कि समाज में जो व्यक्ति है वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके, आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण तरीके से जी सके। तो यही चीज में कहेगी कि व्यक्ति जो है उसे जो उसका हक है, जो उसके लायक है, जो उसका प्राप्त है, वो उसे दे दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पे विकास कर सके। और ये बात जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कही है इमैनुअल कांट ने। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए व्यक्ति का जो प्राप्त है वो उसे दे दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 8 क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन जो है, एक नहीं 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यूपीएससी का 2 मार्क्स का, ठीक है, जो फुल फॉर्म है आपकी ये तो सभी को पता होगा, एक है नारीवाद। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए थे, तो ओवरऑल देखें तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं समझाए। तो सेक्शन ए में हमारे 4 मार्क्स के वो क्वेश्चन जो मैंने नहीं समझाए वो थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्य, ये मैंने आपको बहुत बार कहा था कि आप इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप जो दिया हुआ है, इसे मैं थोड़ा दूसरे पीडीएफ में ओपन करता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि इसको मैंने थोड़ा स्कैन कर दिया है अच्छे से, और इसको स्कैन नहीं किया है, तो इसमें शायद आपको थोड़ा सही से दिखता होगा। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहले ये सी क्या है, सी है हमारा यूपी, बी क्या है, बी है महाराष्ट्र, ठीक है, और डी क्या है, डी है कर्नाटक, और ए क्या है, ए है आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये है तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना, और यूपी के ठीक नीचे ये क्या है, ये है बिहार। तो ये पॉइंट भी और भी बन सकते हैं। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने थे और उनके अक्षर लिखने थे। तो बात कर लें यहाँ पे हम लिखेंगे तो ए कौन सा है, ठीक है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। तो ए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, ए हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, सी हो जाएगा यूपी, थर्ड हो जाएगा कर्नाटक। तो कंप्लीट हो गया आप सभी का ये क्वेश्चन भी। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। एक मत है, क्या मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना हो, ना तो संभव है ना ही वांछनीय, यानी कि ना ही तो ये लागू कर सकते हैं ना ही तो ऐसा होना चाहिए। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपने तर्क का उत्तर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ये जो तर्क यहाँ पे दिया गया है मैं इससे बिल्कुल भी सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण आर्थिक समानता लाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके पास जो प्रतिभा है वो अगर 10,00,000 रुपए महीने का कमा रहा है, ठीक है, अपना व्यापार कर रहे हैं, अब जो जो जिसके अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो उसको क्या हम 10,000 रुपए देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, आगे है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, कि ना तो हम सभी को अमीर बना सकते हैं, ना ही तो अमीर हमें उन्हें बनाना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है उनकी आदत बन जाएगी इस चीज, ठीक है। गरीबियों के बीच खाई जो है वो बहुत ही चौड़ी या फिर गहरी ये भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये माना जा सकता है कि हम जो है वो लोगों को समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने के लिए दें, ताकि वो जो व्यक्ति हैं वो अपनी जो प्रतिभा है, अपने जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं उनको क्या करें, आसानी से पा सकें। अगर किसी समाज में कुछ खास वर्ग के लोग जो है वो पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत या फिर उसको हासिल करते आए हुए, उसका उपभोग करते आए हुए, तो समाज जो वो 2 वर्गों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक तो वो जो पीढ़ियों से धन को उपयोग करते आ रहे हैं, और एक वो जो हमेशा से गरीब बने हुए। तो हमें क्या करना है, इस कालक्रम को, इस समय को हमें खत्म करना है, यानी कि हम लोगों को क्या करेंगे, उन्हें अवसर देंगे। अवसर देने के साथ ही साथ वो जो है उनके लोगों को, मतलब जो व्यक्ति पहले से सक्सेसफुल है वहां तक वो पहुंच सकेंगे, ठीक है। समय के अनुसार सरकार व अदालतों ने शैक्षणिक संस्थाओं उनके प्रवेश परीक्षा के नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया, यानी कि जो लोग वंचित समुदाय से, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, और जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें क्या किया, उन्हें आरक्षण दिया है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ जो सरकार है उन्होंने वंचित समुदाय को छात्रवृत्ति, हॉस्टल ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, ताकि वो जो है बाकी लोगों के
जो लेवल है वहां तक पहुंच सके और उनकी प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर लिख देंगे। और इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में आप इसका आंसर इजीली तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है, इसको मैंने आपको कल जो अपना सैंपल पेपर अपलोड किया था, ठीक है, उसी में ही आपको अच्छे से समझाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा उसमें मिलेगा आपको। हाँ ये रहा, देखो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, इसे आप कह सकते हैं अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। ठीक है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत में कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का सबसे अहम एकमात्र रास्ता यही है कि हम एक खुद को ऐसी परिस्थिति में कल्पना करें जहां पे हमें यह निर्णय लेना होगा कि समाज को किस तरीके से संगठित किया जाएगा। जब हमें ये ना पता हो कि समाज में हमारी स्थिति क्या होगी, हम ये ना जानते हो कि हम किस किस्म के परिवार में जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के होंगे, निम्न जाति के होंगे, या फिर धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न या सुविधा विहीन होंगे। वो जॉन रॉल्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये मालूम ना हो कि भविष्य में हम कौन होंगे, हमारे लिए कौन कौन से विकल्प खुले होंगे, ठीक है, वो समाज के नियम के बारे में तब जो है अच्छे से जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। और इसी को कहते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना था। इसको जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे बुरी स्थिति में अगर पैदा होता है तो कम से कम वो उससे जो है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो व्यक्ति जो पहले से ही सुविधा संपन्न है, विशेष अधिकारों का उपयोग करे, उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये चीज। तो जो व्यक्ति सबसे बुरी स्थिति में, वंचित समुदाय में होंगे, तो हमें क्या करना है, उनके लिए कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है जो उच्च वर्ग के लोग उपयोग करें, तो वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए हमें कुछ आरक्षण जैसी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उन्हें देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कहता है, और मतलब 11 जो है। आप देखो यहाँ पे जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को इंग्लिश में आप देखना चाहें तो यहाँ पे इजीली से समझ सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने देखा कि सेक्शन नंबर ए जो है, मतलब सेक्शन बी जो है, इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक 2 मार्क्स में हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आपका आर्थिक समान था वो मैंने आपको समझाई थी, बस उसी को आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो यानी कि अगर हम सेक्शन बी में करें तो 12 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं 2, तो यानी कि 10 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स इसमें से भी उठा लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 6 हो गए, जो अभी तक मैंने आपको नहीं करवाए। अब जाते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन सी है बेसिकली हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के अपीली और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, तो जुरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के जो एपीलेट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, ये क्या है। तो देखो मैंने एक सैंपल पर अपलोड किया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा है ए, तो सैंपल पेपर नंबर है हमारा 5, यहाँ पे दिखाता हूँ ये है, और इसी का जो, एक सेकेंड, हाँ इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमें इसमें बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या है। अब इन्हीं क्षेत्र अधिकार को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। जैसे कि सबसे पहला क्या है आपका अपीली और सलाह संबंधी। तो यहाँ पे देखो अपीली क्षेत्र अधिकार का क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और कोई भी जो है उस पर दोबारा से मुकदमे की जांच करेगा। ठीक है, अब क्यों करता है ये सारी चीजें, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर चाहे तो हाई कोर्ट के जो निर्णय उसने लिया है उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, लेकिन बस क्या करना है, उसे एक प्रमाण पत्र जो है वो उसे देना पड़ता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रहा है। इसलिए साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय अपने से जो निचली अदालतें होते हैं उनके फैसलों को बदल भी सकती है, साथ ही साथ अलग तरीके से निर्णय भी ले सकती है। तो ये होता है अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट पहले ये देखेगा कि हाँ भाई ये सही है, मुकदमा जो वो दायर करने लायक है या नहीं है, उसको देखेगा, फिर उसके बाद उस मुकदमे की पूरी तरीके से जांच करेगा। तो इसी को कहा गया अपीली क्षेत्र अधिकार। बात करें सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार की, तो ये क्या है, तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज होती है कि देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र और राज्य इस व्यवस्था पर जो मुकदमे उठते हैं उसे हल करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुकदमा हो। ठीक है, साथ ही साथ वह केंद्र की और राज्य की जो शक्तियां होती है, कभी कभी इनको लेकर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को संविधान के अनुसार ये व्याख्या करता है। तो यानी कि 2 पॉइंट आपका दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप लिख देंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहें तो जो न्यायपालिका है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनके पास में कुछ नियम भेज सकते हैं। नियम कैसे हो सकते हैं, कुछ जो सुझाव भेज सकते हैं। कैसे सुझाव, लोकहित के संबंध में या फिर संविधान की व्याख्या के संबंध में। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है अब उसके ऊपर ये जो अधिकार है वो है
कि वो चाहे तो उसे माने और चाहे तो उसे ना माने। तो ये होते अपीली क्षेत्र अधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो था 12 कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें अथवा में क्या पूछा गया है कि न्यायपालिका जो है इसकी संरचना दर्शाने वाले चित्र को बनाइए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक इस तरीके का पिरामिड बना देना है। ठीक है, आपने क्या किया, ये पिरामिड बना दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख दिया सुप्रीम कोर्ट SC, यहाँ पे लिख दिया हाई कोर्ट, यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहाँ पे लिख दिया सब कोऑर्डिनेट कोर्ट SUB और एक सेकेंड, हाँ कोड। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये चित्र तो आपने बना दिया। अब इस चित्र के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा। कैसे, बेसिकली देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने आपको बताया भी हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर 12 जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है और सैंपल पेपर नंबर 4 यही है और क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं इसमें कहाँ पे है, ये रहा। देखो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने एक जो है वो बना दिया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो आपने क्या किया, एक ये पिरामिड बना दिया। आप चाहे तो पिरामिड भी बना सकते हैं, ठीक, और आप चाहे तो इस तरह का एक जो वर्ग होता है उसे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक गोला भी बना सकते हैं, जो मर्जी आपकी बना सकते हैं, लेकिन पिरामिड जो है वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हाई कोर्ट के बारे में। अब हाई कोर्ट के बारे में जो अधिकार हैं वो क्या क्या है वो लिखेंगे। तो हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे इन अधिकारों को आप इसमें लिखेंगे। ज्यादा नहीं तो आप 3 से 4 अधिकार जरूर लिखेंगे। हाई कोर्ट लिख दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट कंप्लीट, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, ये SC है। ठीक है, और ये है हमारा हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब हाई कोर्ट के क्या क्या यहाँ पे जो अधिकार हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी अधिकारों को लिखेंगे इसी के अंतर्गत। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या क्या अधिकार होते हैं उन अधिकारों को लिखेंगे और सबसे आखिरी में लिखेंगे आप सब कोऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अब इस अधीनस्थ न्यायालय के क्या अधिकार ये लिख दें। तो बेसिकली आप चाहे तो पिरामिड भी बना सकते हैं, आप इस तरह का एक वर्ग भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, फिर यहाँ पे लिख देंगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में लिख देंगे आप जो हाई कोर्ट है उसके बारे में, हाई कोर्ट के साथ में लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लिख देंगे सब कोऑर्डिनेट। तो आप जो है इस तरीके से इन सभी को वर्णन कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं और सब कोऑर्डिनेट कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या आता है। तो 13 को अगर हम देखें, हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 है, इसी में ही जो वीटो शक्ति वाला था, या फिर जो हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, आखिरी नहीं 12 प्रश्न है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले बताना है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सकारात्मक एक तरीके से ये कह सकते हैं व्यक्ति के विकास से संबंधित। ठीक है, इससे आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति खुद की तरह होता है, जब उसे मिट्टी उपजाऊ मिले, रोशनी मिले, पर्याप्त पानी मिले, नियमित देखभाल मिले तो वो अच्छी तरीके से खिल पाता है। इसके अंतर्गत जो राज्य है वो लोगों को अधिक से अधिक कार्य दे, साथ ही साथ व्यक्तियों पर उसका नियंत्रण ना हो, बल्कि जो राज्य है वो व्यक्तियों के विकास के लिए परिस्थितियां उन्हें उपलब्ध कराए। व्यक्तियों के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए जो भौतिक संसाधन होते हैं उससे उपलब्ध करवाने चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति की बुद्धि विवेक इन सभी के लिए, मतलब व्यक्ति की बुद्धि विवेक उसको और बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें अच्छे अवसर और प्रदान करे, ये राज्य का जो है सरोकार होना चाहिए। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, ये कहती है कि मनुष्य जो है वो किसी भी प्रकार का उस पर कोई भी जो बंधन है वो नहीं होना चाहिए, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जो इसके समर्थक है वो ये कहते हैं राज्य जो है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे ताकि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही साथ वह अपने जीवन जीने के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित लिखिए। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपका जो कल ही मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसी में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर को, उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था, देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर होती क्या है पहले से समझो। तो यह एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ ही होता है कि एक पुरुष या फिर स्त्री स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, जैसे कि लिखने का कार्य करने, लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने की, अपनी कला को, अपनी बोलने की कला को और अधिक जो है एक्सपेंड करने की,
साथ ही साथ जो राज्य जो है इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। अब देखो प्रतिबंध से मतलब क्या है, तो प्रतिबंध लगाना एक समय के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार सही होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा प्रतिबंध लगाते जाएंगे तो ये जो है वो गलत चीज हो जाएगी। अब इस पे समुचित प्रतिबंध क्या होंगे इसके बारे में समझिए। तो संविधान जो है वो हमारे संविधान में कई अनुच्छेदों में ये बताया गया है कि आपकी जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कैसे लगाया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो अगर आप देश की संप्रभुता, अखंडता, यानी कि आप देश को तोड़ने के बारे में, देश की शांति को भंग करने के लिए कुछ बात बोलते हैं, तो हाँ भाई, आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर आप शिष्टाचार और सदाचार सदाचार के खिलाफ बोलते हैं तो भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा को लेकर आप कुछ बोलते हैं जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। साथ ही साथ विदेशी राज्य जो है उनके साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको आप गलत बोलते हैं या फिर कुछ अफवाहें फैलाते हैं, तो भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर न्यायालय के द्वारा कोई कानून को लागू किया गया है, लोक व्यवस्था से संबंधित कोई नियम है, अगर आप उसकी अवमानना करते हैं तो भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उदाहरण मान लेते हैं कि संविधान जो है उसके चौथे स्तंभ के रूप में किसे माना गया है? मीडिया को, जो कि संसद अथवा विधानमंडल की जो कार्यवाही है उसको प्रकाशित करते हैं। ठीक है, लेकिन मीडिया जो है उसे प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? कि वो किसी भी अश्लील या फिर कोई भी जो ऐसी घटना जो विघटनकारी होती है उसे नहीं फैला सकती। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, इसी को इंग्लिश में समझना तो सबसे पहले लिखेंगे आपकी एक्सप्रेशन फ्रीडम का मीनिंग क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं फ्रीडम पे, और फैक्ट्स जो है वो क्या क्या होते हैं जो कि आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर बैन लगा सकते हैं। तो इन सभी आंसर्स को जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन आपको करवाए थे उनमें से कौन कौन सा नहीं आया। तो बेसिकली देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, पहले एक बार इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखो, हाँ यहीं पे समझा देता हूँ कि सेक्शन ए में हमारा 2 मार्क्स का था। ठीक है, सेक्शन बी की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी 2 मार्क्स का था। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो 40 आउट ऑफ 36 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आपके इसी में से, जो मैंने आपको सैंपल पेपर्स करवाए थे उसी में से आए हुए थे। ठीक है, 40 आउट ऑफ 36। तो इस चीज से आपको ये तो पता लग गया होगा कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, सैंपल पेपर लेके आते हैं, उन सभी में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई होप कि आप सभी का एग्जाम जो है आज का अच्छा गया होगा। सभी के एग्जाम कैसे गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी जो है मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स जो है मिनिमम आ सकते हैं। मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में। अभी जो हमारा इवनिंग का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।